हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। यानी यहाँ से आप देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई सारे इंपॉर्टेंट 2 अंकों वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा क्या होती है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। हर एक जीवधारी के अंदर, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी छोटा एनिमल्स हो या कोई भी बड़े बड़े सारे एनिमल्स हो, मतलब किसी भी जीवधारी के अंदर आप देखेंगे, हर एक जीवधारी के अंदर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और किसी भी जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की ये जो क्षमता होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा। तो प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा की कहानी बस इतनी सी है। आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता का मतलब होता है सिंपल सा कि हर एक जीवधारी के अंदर, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो, उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की कम क्षमता होती है, किसी के अंदर ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है, किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हर एक जीवधारी के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता शब्द की बात करें हम तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा क्या होती है। तो हर एक जीवधारी के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा है, साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियां आप देखेंगे कि कुछ औषधियां ऐसी होती है जो कि चिंतन शक्ति को प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ हमारी मानसिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसी सभी औषधियां जो कि डायरेक्टली हमारे चिंतन शक्ति को, यानी सोचने समझने की क्षमता को और हमारी पूरी की पूरी मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, ऐसी औषधियों को ही हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। आप देखेंगे कि इस औषधियों के निरंतर उपयोग से कोई भी व्यक्ति अगर इन औषधियों का निरंतर उपयोग करता है तो उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जो होश हवास होता है, उसका सोचने समझने की जो भी क्षमता होती है, बोधगम्यता, चिंतन करने की जो क्षमता होती है, इनमें परिवर्तन आ जाता है। यानी ऐसी औषधियां जो कि डायरेक्टली हमारे चिंतन शक्ति और मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, जिनके निरंतर सेवन से कोई भी व्यक्ति जो है उसके व्यवहार में, यानी कि बिहेवियर में, होशो हवास में चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ऐसी औषधियों को ही हम बोलते हैं सामक औषधियां। ठीक है, और सामक औषधियों का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसके मन की स्थिति जो है परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इन औषधियों को हम बोलते हैं मनोदशा परिवर्तक औषधि। क्या बोलते हैं, मनोदशा परिवर्तक औषधि। मतलब मन की जो दशा है उसको चेंज कर देती हैं ये औषधियां, इसलिए इन औषधियों को हम बोलते हैं मनोदशा परिवर्तक औषधि। तो आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार इन सामक औषधियों का सेवन करता है तो वह व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को सामक औषधियों की लत लग जाती है। तो सामक औषधियां बहुत ही खतरनाक प्रकार की औषधियां होती है जो कि डायरेक्टली हमारी मानसिक प्रक्रिया और चिंतन शक्ति को प्रभावित करती हैं। होशो हवास में हमारे परिवर्तन आ जाता है, हमारे मन की स्थिति बदल जाती है, इसलिए इसको हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सामक औषधियां क्या होती है। तो देखिए, इसके अंतर्गत कुछ ऐसी औषधियां होती है जो कि सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, यानी डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर, या आप कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं। ठीक है, तो कुछ औषधियां ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली हमारे मस्तिष्क पर, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करती हैं, उनको नष्ट करने का काम करती हैं। तो ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं सामक औषधियां। क्या बोलते हैं, सामक औषधियां। और सामक औषधियों का अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवन करता है ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में, तो उस व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में नींद भी आने लगती है। अतः इसी कारण से इन औषधियों को हम हिपेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेटिक्स कहते हैं। तो हिपेटिक्स का मतलब ही होता है कि ऐसी औषधियां जिनके सेवन से ज्यादा मात्रा में नींद आने लगती है, तो ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं हिपेटिक्स। तो सामक औषधियां जो है डायरेक्टली हमारे ब्रेन यानी तंत्रिका तंत्र को नष्ट करती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, और इनका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से अत्यधिक मात्रा में नींद भी आने लगती है, जिस कारण से इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपको 2 एग्जाम्पल भी याद रखना है। किसका, आपको सामक औषधियों का एग्जाम्पल याद रखना है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट्स और दूसरा होता है वेंजोडाइएज़ोपिन्स। ठीक है, तो वेंजोडाइएज़ोपिन्स ये भी काफी अच्छा
शामक औषधि का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो शामक औषधियां क्या है, इनके उदाहरण लिखिए, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनुकूली विकिरण यानी कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बताया था। चार्ल्स डार्विन जब कहां पहुंचे, गैलोपोगस द्वीप में पहुंचे। चार्ल्स डार्विन जब गैलोपोगस द्वीप में पहुंचे तो गैलोपोगस द्वीप में उन्होंने क्या देखा, गैलोपोगस द्वीप में उन्होंने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारे अलग अलग प्रकार की उनको कई सारी चिड़िया जो है दिखाई दी। सभी चिड़िया जो है आकार रंग रूप में सेम थी, लेकिन उनके जो चोंच थे वो डिफरेंट थे। तो उनको डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने इनको नाम दिया फिंचे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं डार्विन की फिंचे। तो अगर अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आपको याद रखना है डार्विन की फिंचे। ठीक है, डार्विन की फिंचे जो है सबसे बढ़िया अनुकूली विकिरण का एग्जाम्पल है। तो ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे, 4 नंबर में भी और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुकूली विकिरण का मतलब है क्या, जब उन्होंने गैलोपोगस द्वीप में देखा कि कई अलग अलग प्रकार की चिड़ियां हैं जो कि साइज में, आकार में और रंग रूप में एक जैसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके चोंच जो है भिन्न थे। तो डार्विन ने ये दिमाग लगाया, ये सोचा कि इन सबके पूर्वज जो है एक ही रहे होंगे और उसी एक पूर्वज से अलग अलग प्रकार की चोंच वाली चिड़ियों का यहां पे प्रादुर्भाव हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि अनुकूली विकिरण की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में मान लीजिए कोई एक ही प्रजाति है और उस एक ही प्रजाति से कई अलग अलग प्रजातियां जो है जब विकसित हो जाती हैं तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण। मतलब कोई हमारे पास एक भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक ही मान लीजिए क्या है, पूर्वज है। ठीक है, कोई एक पूर्वज है और इस एक ही पूर्वज से मान लीजिए अलग अलग कई प्रजातियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण। ठीक है, अनुकूली विकिरण के बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ही देखा था और इन्होंने ही अनुकूली विकिरण के बारे में सबसे बताया था। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई मार्सोपियल्स होता है, यह भी अनुकूली विकिरण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो अनुकूली विकिरण क्या है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है GIFT, गिफ्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको गिफ्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो सिंपल सी मेथड है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि इस विधि में शुक्राणु एवं अंडाणु को दोनों को प्राप्त करके उसे फैलोपियन नलिका में हम क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए हमारे पास मेल है और ये फीमेल, तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, मेल से हम क्या निकालेंगे, मेल से हम स्पर्म को निकालेंगे यानी शुक्राणु को, और फीमेल से हम क्या निकालेंगे कृत्रिम विधियों के द्वारा ओवम यानी कि अंडाणु को। और इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, नर और मादा के जनन अंगों के द्वारा जो है हम बाहर निकाल लेते हैं स्पर्म और ओवम को। और बाहर निकालने के पश्चात इसी स्पर्म और ओवम को यानी इन्हीं युग्मक या गैमेट को डायरेक्टली हम कहां स्थानांतरित करा देते हैं, हम स्थानांतरित करा देते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसीलिए तो इस प्रक्रिया का नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब गैमेट को हम बाहर निकालेंगे मेल और फीमेल से, मेल और फीमेल गैमेट को बाहर निकालेंगे और उन गैमेट को हम ट्रांसफर करा देंगे। कहां ट्रांसफर करवा देंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या है, गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब गैमेट को हम, युग्मक को हम ट्रांसफर करा देते हैं, स्थानांतरित करा देते हैं कहां, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो हम शुक्राणु और अंडाणु को कृत्रिम विधियों के द्वारा बाहर निकालते हैं और फिर उन्हीं और शुक्राणु और अंडाणु को हम स्थानांतरित करा देते हैं कहां, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और वहीं पे फिर निषेचन होगा और फिर आगे की पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये सिंपल सी विधि होती है जो कि जन्म नियंत्रण में सहायक विधि होती है। अगर मान लीजिए जन्म नियंत्रण संभव नहीं हो रहा है, संतानोत्पत्ति में संभव नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इस विधि को अपना करके कई हद तक जो है संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट को हम बाहर निकालेंगे और उसी गैमेट को हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करा देते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है गिफ्ट। अब हम बात करते हैं ZIFT यानी कि जिफ्ट की। तो जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहां पे गैमेट की जगह यहां पे क्या आ गया है, जाइगोट। इसमें क्या कह रहा है कि इस विधि में हम कृत्रिम निषेचन द्वारा विकसित युग्मनज को 1 दिन के पश्चात स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। सेम प्रक्रिया है। हम इसमें क्या करेंगे, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या करेंगे, स्पर्म को बाहर निकालेंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हम ओवम को यानी कि अंडाणु को बाहर निकालेंगे।
तो कुल मिलाकर के इस विधि में हम शुक्राणु और अंडाणु को नर और मादा से बाहर निकालेंगे कृत्रिम विधियों की सहायता से, और उसको बाहर क्या कराएंगे, किसी पात्र में निषेचन कराएंगे, और बाहर जब निषेचन कराएंगे तो निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बनने के एक दिन के बाद उस जाइगोट को हम कहां स्थानांतरित करा देते हैं, उस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ट्रांसफर करा देते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर देते हैं, और फिर आगे चल के फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, आगे का विकास होगा, और उसके बाद फिर गर्भाशय में आगे का विकास होगा। मतलब इस विधि में हम जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बाहर बनाने के पश्चात हम उस जाइगोट को स्थानांतरित करा देते हैं कहां, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो सिंपल सी मेथड है। इस विधि में हम अंडाणु और शुक्राणु को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के पश्चात उनका निषेचन कराएंगे, और जब जाइगोट बन जाएगा तो उस जाइगोट को हम एक दिन के पश्चात, यानी जाइगोट बनने के एक दिन बाद हम उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करा देते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है जिफ्ट। काफी इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसका आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अंतःगर्भाशयी निरोधक युक्तियां, IUCD। IUCD एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस विधि में हम क्या करते हैं, यह जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक होती है। आप देखेंगे कि इसमें एक प्लास्टिक की या कॉपर की या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी एक वस्तु होती है, और इस वस्तु को हम करते क्या है, इस वस्तु को हम ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं किसके अंदर, इसको हम गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, अंतर्गर्भाशयी, मतलब गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर इस युक्ति को अपनाया जाता है। और इस युक्ति में क्या होता है, एक प्लास्टिक की या कॉपर की या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई वस्तु होती है, और इस वस्तु को हम गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित करा देते हैं, ठीक है, जिस कारण से निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और शुक्राणु जो है नष्ट हो जाते हैं, शुक्राणु गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी मेथड है कि यह एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी एक वस्तु होती है, जिसको हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, और यह शुक्राणु को गर्भाशय की नलिका में प्रवेश करने से रोक देता है। और यह वस्तु जो हमने स्थापित करा दिया है फीमेल के यूट्रस यानी कि गर्भाशय के अंदर, ये क्या करती है, शुक्राणुओं को बाधित कर देती है, शुक्राणुओं के मार्ग को रोक देती है, उनको आगे नहीं जाने देती है। शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी इस कारण से कमी आ जाती है, और किसी भी प्रकार से निषेचन नहीं हो पाता है, क्योंकि शुक्राणु जो है अंदर नहीं जा पाते हैं। तो अगर गर्भाधारण को रोकना है तो यह भी एक तकनीक होती है, जिसमें हम गर्भाशय के अंदर एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी वस्तु को हम प्रवेश करा देते हैं, जो कि शुक्राणुओं को अंदर नहीं जाने देती है, शुक्राणुओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देती है। तो यह है IUCD। इसका पूरा नाम आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है। हिंदी में तो नाम लिखा ही गया इसका, अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है इंटरफेरॉन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कोशिका है, और ये कोशिका जो है वायरस से ग्रसित है। किससे ग्रसित है, वायरस से ग्रसित है, ठीक है। तो वायरस से मान लीजिए ग्रसित, वायरस से ग्रसित अगर मान लीजिए कोई कोशिका है, तो ये वायरस से ग्रसित अगर कोई कोशिका है, तो ये कोशिका क्या करती है, अपने ऊतक द्रव में, कोशिका क्या करती है, वायरस से ग्रसित अगर कोई कोशिका है, तो ये कोशिका अपने ऊतक द्रव में, किसमें, अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है। क्या करती है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है, और यही प्रोटीन फिर बाकी वायरस से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो वायरस से संक्रमित कोई कोशिका है जो कि ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है, और यही प्रोटीन हमारे शरीर के अन्य वायरस संक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है। इसे ही हम इंटरफेरॉन कहते हैं। मतलब इंटरफेरॉन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, मतलब वायरस से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो वायरस से संक्रमित कोई कोशिका है, तो ये ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करेगी, और ये प्रोटीन फिर बाहर से आने वाले बाहरी यानी कि अन्य वायरस से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की अगर खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है आइजैक तथा लिंडेमान नामक साइंटिस्टों ने की थी, ठीक है। आइजैक तथा लिंडेमान ये दोनों विषाणु वैज्ञानिक थे, और इन्होंने सामूहिक रूप से मिल करके इंटरफेरॉन की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्वप्रतिरोधकता क्या है। तो प्रतिरोधकता का मतलब आपने देखा कि हर एक जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और इसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इसी क्षमता को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई शरीर के अंदर हमारी रचनाओं के खिलाफ अगर मान लीजिए प्रतिरोधकता पैदा हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं स्वप्रतिरोधकता। तो ऐसी प्रतिरोधकता या ऐसी प्रतिरक्षा
जो कि जीवों में, किसी भी जीव के अंदर अपनी ही रचनाओं के खिलाफ जो है पैदा हो जाती है, उसे ही हम बोलते हैं स्वप्रतिरोधकता। स्व का मतलब ही हो गया स्वयं, यानी कि अपनी ही रचनाओं के खिलाफ। तो अगर शरीर के किसी भी अंग में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ अगर मान लीजिए स्वप्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है या प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्वप्रतिरोधकता। यानी किसी भी जीवधारी के अंदर अगर अपनी ही रचना के खिलाफ प्रतिरोधकता उत्पन्न होगी तो वो कहलाएगी स्वप्रतिरोधकता। और स्वप्रतिरोधकता जो होती है ये कई प्रकार की बीमारियों को भी पैदा करती है। इसके एग्जाम्पल कई सारे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एज ए ह्यूमन के शरीर में, आप देखेंगे मानव बॉडी के अंदर आप देखेंगे जो आरबीसी होती है, तो अगर मान लीजिए आरबीसी के प्रति अगर प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई है तो वह अपने ही आरबीसी को नष्ट करने लग जाती है और अपने ही आरबीसी को नष्ट करके एनीमिया रोग जो है डेवलप कर देती है, यानी कि एनीमिया रोग जो है उत्पन्न कर देती है। तो शरीर में कुछ ऐसी प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है जो कि अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, तो ऐसी ही प्रतिरोधकता को हम बोलते हैं स्वप्रतिरोधकता। तो स्वप्रतिरोधकता के आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करने लग जाती है और शरीर में एनीमिया रोग जो है उत्पन्न कर देती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे टीआई प्लाज्मिड क्या है, इसका उदाहरण भी आपको लिखना है। तो टीआई प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो यह एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड ही होते हैं। नाम ही है टीआई प्लाज्मिड, मतलब यह एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि किस जीवाणु में पाए जाते हैं, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक एक बैक्टीरिया होता है, यानी जीवाणु होता है, जिस जीवाणु में पाए जाने वाले प्लाज्मिड होते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड जो है एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाते हैं। और ये किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर, ठीक है, किसी भी डाइकाट यानी कि किसी भी द्विबीजपत्री पौधे के अंदर ये जब जाते हैं तो उन पर क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, ठीक है, और संक्रमण करने के पश्चात जो है ये ट्यूमर का निर्माण कर देते हैं। किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर ये संक्रमित करते हैं और संक्रमित करने के पश्चात ये ट्यूमर के निर्माण को भी प्रेरित कर देते हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे जीन अभियंत्रिकी में जो टीआई प्लाज्मिड होता है, जीन अभियंत्रिकी में आप देखेंगे वाहक का भी कार्य करता है, ठीक है, वेक्टर का भी कार्य करता है। तो टीआई प्लाज्मिड एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड हैं जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाते हैं और ये किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर जो है संक्रमण करते हैं और संक्रमण के पश्चात उनमें ट्यूमर उत्पन्न कर देते हैं। इनका उपयोग हम जीन अभियंत्रिकी में वेक्टर यानी कि वाहक के रूप में भी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग क्या होती है, क्लोन का मतलब क्या होता है, हूबहू आकृति, हूबहू प्रतिकृति। तो अगर मान लीजिए कोई एक विशिष्ट जीन है, ठीक है, कोई हमारे पास एक विशिष्ट जीन है या कोई एक डीएनए का विशिष्ट खंड है, तो इस जीन या इस डीएनए खंड की मान लीजिए अगर हम कई सारे कॉपी तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। तो एक विशिष्ट जीन के अगर हम अनेक प्रतिकृति या कॉपी जो है उसी तरह हूबहू तैयार कर लेते हैं तो इस विधि को ही हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो कई सारे अगर मान लीजिए कोई जीन है, अब उस जीन का अगर हमको हूबहू समान प्रतिकृति उसी तरह कई सारे जीन तैयार करना है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। और चूंकि जीन की प्रतिकृति प्राप्त कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको यहाँ पे 11 से 12 इंपोर्टेंट 2 अंकों वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। इसके पहले भी हमने 2 से 3 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं 2 अंकों वाले क्वेश्चन की। तो आगे अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही क्रमशः 2 अंकों वाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अभी और 2-3 लेक्चर आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल अंत तक देखें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।